नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में नई नई योजनाओं के बारे में आपको पूरी हम जानकारी देते हैं और साथ ही इन योजनाओं का लाभ किसानों तक कैसे पहुंच रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम चौपाल के माध्यम से भी लेते हैं, क्योंकि इस चौपाल पर ना सिर्फ किसान बल्कि जो विशेषज्ञ हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। उससे पहले आपको बता दें, आज चौपाल चर्चा में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में। इस योजना के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा छोटी डेयरी खोलने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। मिनी डेयरी में 10 दुधारू पशु रख सकते हैं। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के मुताबिक आपको डेयरी लगाने में आने वाले खर्च का 25% का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग को 33% का अनुदान देय है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना में अनुदान अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के लिए ही दिया जाएगा। एक पशु के लिए केंद्र सरकार द्वारा 17,750 रुपए का अनुदान है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अनुदान राशि 23,300 रुपए प्रति पशु की है। सामान्य जाति के पशुपालक को 10 दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी खोलने पर 1,77,000 रुपए का अनुदान मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में केंद्र पोषित मिनी डेयरी, हाईटेक डेयरी और देसी गाय विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। मिनी डेयरी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। मिनी डेयरी के लोन पर ब्याज में 85% तक की छूट दी जा रही है। सरकार ने 5, 10, 20 व 50 दुधारू गाय या भैंसों की डेयरी पर लोन पर ब्याज में 75% की छूट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए मिनी डेयरी, भेड़, बकरी और सूकर पालन के ऋण पर 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दुग्ध उत्पाद बनाने की यूनिट लगाने के लिए भी अनुदान है। योजना के तहत आप दुग्ध उत्पाद प्रोसेसिंग उपकरण अनुदानित मूल्य पर खरीद सकते हैं। दुग्ध उत्पाद प्रोसेसिंग उपकरण खरीद पर 25% का अनुदान है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अनुदान राशि 33% होगी। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पाद के संरक्षण के लिए मिल्क कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सामान्य वर्ग के आवेदक को 25% का अनुदान है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अनुदान राशि 33% होगी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना किस तरीके से पशुधन विकास के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और बाकायदा एक मिशन मोड हम इसको मान सकते हैं। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमारे साथ इस चर्चा में जो शामिल हो रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर राहुल कुमार जी, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो कि पशुपालन के वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में। साथ ही बुलंदशहर से आए जो किसान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग गांव से जो किसान हैं इस चौपाल पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए अब चौपाल को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं से हम जान लेते हैं किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं पशुधन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो आइए इस बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जो पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर राहुल, आप हमें बताएं क्या कुछ किया जा रहा है जब हम बात करते हैं पशुधन मिशन की। मैं आपको बताऊंगा, देखिए गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। अभी हम लोगों की एक नई चीज़ चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया कि टैगिंग का, ईयर टैगिंग का, कि अब हर पशु, जैसे पहले ह्यूमन में आदमियों में सबके आधार कार्ड बने हैं, ऐसे ही पशुओं का सबको ईयर टैग किया जाएगा, चाहे वो गौवंश हो चाहे महिवंश हो, सबके टैगिंग होगी, जिसके थ्रू कि हम लोग डिटेल ले पाएंगे उसका, कि नंबरिंग होगा कि किस ओनर की कहाँ क्या है। जिसका ईयर टैग होगा, गवर्नमेंट ने यही कहा है कि जिसको ईयर टैग लगेगा उसी को सारी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा किसान भाई से ये भी रहेगा कि भाई ईयर टैग, क्योंकि आप लोगों के यहाँ भी चल रहा होगा, ईयर टैगिंग हो रही होंगी, जैसे हम लोगों के यहाँ चल रही हैं, वो सारे पूरे प्रदेश में चल रहा है ईयर टैगिंग का। तो ईयर टैगिंग जरूर कराएं। उससे क्या है कि सबका डाटा लोड रहेगा, कि गवर्नमेंट ने एक NDRS डेवलप किया है कि भाई सबकी डाटा हम लोग एक लोड करेंगे, तो जिससे कि सब पशु का हम लोगों को एक डिटेल मिलती रहेगी कि कहाँ क्या है इसका। तो ईयर टैगिंग प्रॉपर कराएं, सबकी वो चली रही हैं। राष्ट्रीय गौ मिशन का बता ही दिया कि भाई गवर्नमेंट ने AI का कर ही दिया कि AI सबकी फ्री हो रही है हॉस्पिटल पे। राष्ट्रीय गौ मिशन के अंतर्गत कि सबकी पशुओं की AI फ्री हो रही हैं। जो भी डिवार्मिंग की दवाइयाँ तो सब फ्री मिलती हैं, डिवार्मिंग की आती हैं, हॉस्पिटल जितने भी होते हैं वो सब चल ही रहा है, मिशन चल ही रहा है गवर्नमेंट का। जी, ज़ाहिर तौर पर देखिए क्या कुछ किया जा रहा है ये आपने जाना। और ना सिर्फ अब क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में जो हमारे पशुपालक हैं उनको घर से बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए बाकायदा पोर्टल भी तैयार किया गया है सरकार द्वारा, जिसका फ़ायदा हमारे किसान ले पा रहे हैं और जिसका जिक्र यहाँ अभी राहुल जी कर रहे थे। यानी एक यूनिक ID जो है वो हर एक पशु को दी जा रही, जिससे उसकी सारी जानकारी आपको मिल सके। इस बारे में डॉक्टर मनोज आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये कि पशु की जानकारी जो है
वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी और पशुपालक अगर उसकी खरीद फरोख्त भी करता है तो उनके लिए भी बेहतर। इसमें यदि हमारा पशु चोरी हो जाता है तो उसमें सुरक्षा मिलेगी पशु को। और कभी कभी जैसे हमने बीमा पशु का कराया है तो बीमा कराने के बाद यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो ईयर टैगिंग के आधार पर ही उसका क्लेम हम लेते हैं। तो इसका जो ईयर टैगिंग का है पशु के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे पशुपालक इसमें काफ़ी सिक्योर है। जी, क्या इसको निःशुल्क रखा गया है जो ईयर टैगिंग का आप बात कर रहे हैं? निःशुल्क है जी, ये किसान के लिए बस इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता किसान भाइयों से। और इसमें हमारे जैसे पशु गणना होती है तो पशु गणना में भी इससे पूरी मदद मिलेगी। उनकी जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए जो आंकड़े हैं वो तमाम सामने आते हैं और योजनाओं का विकास भी किया जाता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर राहुल, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं रहती हैं। दूध उत्पादन क्षमता जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन पशु उत्पादकता में हम कमी देखते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ईयर टैगिंग के बारे में बताया, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि पशुपालक को ये सरकार की योजना सबके लिए लागू है या किस तरह से, किससे संपर्क करा जावे, या कोई इसका टोल फ्री नंबर वगैरह है जिससे वो संपर्क कर सके, अपनी टैगिंग कर सके, या कोई और समस्या आ रही है किसान को तो उसके लिए जैसे 102 वगैरह है, इस तरह की कोई टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है क्या? ये जो ईयर टैगिंग का प्रोग्राम चल रहा है इसमें क्या है कि अब ये बिल्कुल निःशुल्क है और ये शुरू हो गया है। आप लोगों के शायद यहाँ भी स्टार्ट ना किया हो, आपके ब्लॉक में ना हुआ हो, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। इसको पिछले 2 महीने से चल रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ शुरू ना हो। इसमें देखिए, इसमें फ़ायदा हम लोगों को क्या है, किसान को फ़ायदा ये है कि एक तो यूनिक आईडी आपके पशु का हो गया, सारी डिटेल उसमें हो गई, जो भी आपके अकाउंट से लिंक रहेगा, आपका आधार कार्ड रहेगा, आपको जो भी फैसिलिटी या जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलेगी वो सीधे आपके अकाउंट में जाएगी। पशु जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो एक रिकॉर्ड उसका रहेगा, एक यूनिक आईडी नंबर वहाँ हो गया, तो जिस वो फ़ायदे रहेंगे। ये सब जगह चल रही हैं, जनरली हो सकता है कि आपके यहाँ भी स्टार्ट होने वाली हो, अगर नहीं हुई हो तो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका क्लेम मिलेगा पशु की मृत्यु होने पे, क्या कभी जैसे डैमेज हो जाता है, जैसे कोई अंग डैमेज हो जाता है जैसे थन वगैरह, तो उसका भी कोई क्लेम वगैरह है या कोई सहायता राशि मिलेगी किसान को? देखिए, पशुधन बीमा में बेसिकली कहीं फ्रैक्चर होने का तो क्लेम है कि फ्रैक्चर होगा तो उसमें वो 25% देते हैं। कोई आँख से या कहीं कोई इस तरह की इंजरी होती है उसमें 25 से 50% देते हैं। और 100% तो उसे मिलता ही है कि अगर मोर्टिलिटी होती है तो उसमें 100% है वो। लेकिन उन्हीं के लिए है जो लोग पशुधन बीमा कराते हैं, ये स्कीम उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि जो ईयर टैग हम लोग या टैगिंग हो रही है इससे उसका कोई लेन देन नहीं है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है जो हमारा पशुधन है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और उसको पूरी तरीके से ना सिर्फ संरक्षित बल्कि सुरक्षित रखने के लिए भी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। और जो ईयर टैगिंग का अभी हम बात कर रहे थे ये भी उन्हीं में से एक है। साथ ही पशुओं के बीमे की अगर बात की जाए जिसके ज़रिए कोशिश की जाती है पशुपालक को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लेकर और यहाँ खासतौर से हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं आपसे हम जानना चाहेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था जो एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था वित्त मंत्री द्वारा, उसमें भी जो डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई थी और एक आधारभूत संरचना के लिए भी जो ढांचा है वो तैयार करने के लिए भी जो फंड है ये बात कही गई थी। कितना फ़ायदा इससे हमारे इस पूरे क्षेत्र को मिल सकेगा? डेयरी फार्मिंग के 4 स्तंभ बेसिकली हैं। किसान को बता देता हूँ कि एक तो लैंड का है, ब्रीड का है और मैनेजमेंट का, लेबर का, ये चीज़ें हम लोगों का है बेसिकली। गवर्नमेंट इसमें कर रही है कि 75% गवर्नमेंट पे कर रही है। 3 उन्होंने डेयरी जैसा पहले चलाई थी, कामधेनु, मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु। तो उसमें 25 लाख की है माइक्रो और मिनी कामधेनु 50 लाख तक का है और 1 करोड़ का है कामधेनु डेयरी। ये योजना जल्दी, अभी बंद हो गई है, वो जल्दी लागू होने वाली है, शुरू करने वाली है गवर्नमेंट इसे। इसमें ये होगा कि 25% आप लोगों को इन्वेस्ट करना होगा
और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलता रहेगा। ये शुरू योजना अब शुरू होने वाली है। क्या कुछ लाभ इसके ज़रिए मिलेगा? इससे देखिए ये क्या है कि इसमें आपको 5 साल का पेमेंट गवर्नमेंट करती है, 5 साल तक ये बिना ब्याज के पैसा देती है कि आप लोग अपना व्यवसाय शुरू करें और 5 साल के बाद उस पैसे को वापस कर दें। 75% जो गवर्नमेंट पे करती है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर से एक कोशिश हमने देखी पिछले दिनों सरकार द्वारा जो की गई, जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, फिर चाहे डेयरी फार्मिंग की बात करें या हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं, जो युवा हैं और ख़ास तौर से एक रोज़गार की संभावनाएं जो हैं वो नज़र आती हैं। इस बारे में डॉक्टर मनोज आपकी राय भी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र एक महत्वपूर्ण माध्यम है उसके लिए, क्या जानकारी इस बारे में? जी, पशुपालन आय के लिए, किसान के लिए बड़ा अच्छा साधन है और यदि इसमें हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारी आय दोगुनी होगी। जैसे हम पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य पे अभी चर्चा की है हमने। पशुओं के स्वास्थ्य में साफ़ सफाई का हम विशेष ध्यान रखें, पशुओं का अच्छी नस्ल के पशु रखें, समय आने पे पशु को टाइम से गाभिन करावे। तो इस तरह से यदि हम इस व्यवसाय से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आय बढ़ेगी और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होगी, तो ये कुछ आयाम जोड़कर हम किसानों की आय दोगुनी कर सकते हैं। जैसे पशु मर जाते हैं उनको जो है उनके लिए जैसे हटवार होती थी हमारे पहले गांव में, आजकल उनको डालने के लिए उनको खाल उतारते हैं, जैसे पहले ठेके दिए जाते थे, आजकल वो व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज उन मरे हुए पशुओं को कोई रास्ते के पास में या जोड़ों में या नहरों में ऐसे डाल देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा। उसके बारे में कुछ समस्या का समाधान करा जाए। यदि हमारा पशु किसी गंभीर समस्या से जैसे HS से मर जाता है तो ऐसे पशुओं को हम गहरा गड्ढा खोद के दबावे, क्योंकि ये रोग में हवा से फैलने वाली बीमारी है और यदि हमने पशु को ऐसे ही खुले में डाल दिया तो उससे दूसरे पशुओं में भी रोग बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें हम यदि थोड़ा ध्यान रखें कि हम पशु को गहरा गड्ढा खोद के दबा दें तो उससे रोग बीमारी भी हमारे पशुओं में, दूसरे पशुओं में नहीं लगेगी और उसका निदान भी अच्छे से हो जाता है। इसके लिए आप एक तो वेटनरी हॉस्पिटल में फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसके लिए ग्राम प्रधान का बेसिकली है कि प्रधान जो भी इस क्षेत्र में ग्राम प्रधान होगा और सचिव होते हैं, सेक्रेटरी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो होते हैं। इन लोगों का होता है बेसिकली कि वो नज़दीक में कहीं भी गड्ढा खोद के उसको अच्छे से बरियल कराए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि आप लोग भी जहाँ भी आपको इस तरह का दिखता है कि भाई पशु मरा पड़ा है तो उसकी सूचना दें, प्रधान को दें या हॉस्पिटल में दें। डॉक्टर अपने आप से इस तरह से प्रधान के थ्रू कराएगा तो वो, लेकिन उसका वही बरियल के JCB से अच्छे से गड्ढा खोद के उसको बरियल किया जाए, दफनाया जाए। जो ये हमारे पशु जो हैं ये आगे के नहीं हो पाते, ये बहुत बड़ी समस्या है। गौधारण बांझ हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसमें हम पशु लाते हैं 70,000 रुपये का, बेचना पड़ता है 30,000 रुपये का। खान पान का, उसका खाने का जो भी बेसिकली वो है, एक्सरसाइज प्रॉपर है, और दूसरा जांच उसकी कि हम लोग जब भी AI कराएं तो हम लोग उसकी जांच करें प्रॉपर, यूट्रस की, ओवरी की, कि कहीं कोई सिस्टिक ओवरी तो नहीं है या कोई यूट्रस में इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन रहेगा या कोई सिस्टिक ओवरी होगी तो गाय या भैंस कंसीव नहीं करेगी, वो ज्ञापन नहीं रहेगी। तो उसकी जांच बहुत ज़रूरी है, जांच के बाद ही AI कराएं, और उसका जब तक निदान नहीं होगा तब तक वो कंसीव करेगी नहीं। तो उसकी जांच कराएं, फिर उसके बाद AI कराएं। सारी जानकारी देखिए अगर हमारे जो पशुपालक हैं वो रखेंगे तो जो समस्या है वो बेहद कम हो सकेगी। जानकारी का सिलसिला चौपाल चर्चा में आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लेकर, और खासतौर से डॉक्टर राहुल अगर बात की जाए, क्योंकि पशुधन अपने आप में एक शब्द ऐसा जो सार्थकता जताता है कि कैसे इसमें रोज़गार की असीम संभावनाएं हमें नज़र आती हैं। फिर चाहे हम इस क्षेत्र में प्रसंस्करण से जुड़े या पूरी तरीके से अगर हमारे किसान इस क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, कितना कुछ फ़ायदा आपको लगता है जो खासतौर से युवा वर्ग है उसके लिए भी है? एक किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट ने डेवलप किया है पशुपालक के लिए, कि वो 1 लाख तक का KCC बना सकता है। उसे कोई पशु खरीदना है, कोई गाय भैंस खरीदनी है, तो उसके लिए वो नज़दीक बैंक से जाएगा, डॉक्टर के साइन करवाएगा, वहाँ से उसे KCC इशू हो जाएगा। वो 3% पे है, 1 साल के लिए है। ये भी एक गवर्नमेंट की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो भी शुरू हो गई है। तो जो बेरोजगार युवा हैं उनके पास लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उनको किस तरह से लाभ मिल सकता है? इसके बारे में अवगत कराएं। देखिए, ऐसे लोग लीज़ पे ज़मीन ले सकते हैं। वो लीज़ पे ज़मीन लेके डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, छोटे से शुरू कर सकते हैं, कि बहुत बड़ा नहीं शुरू करना, कि 2 गाय से शुरू करे, कि लेके उसके लिए उसको लीज़ पे अगर ज़मीन लेगा तो उस पर लोन इशू हो जाएगा, मिल जाएगा उसको। डॉक्टर साहब, एक और समस्या है, जो हमारे किसान भाई गाय पालते हैं, तो अधिकतर अब जो आधुनिक कृषि होगी, कृषि यंत्र ट्रैक्टर वगैरह से चल रहे हैं, तो हल का तो अब काम नहीं रहा, तो अब बछड़े ज़्यादा दे रही हैं गाय, लेकिन उनका यूज नहीं है और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे फसल बहुत नष्ट हो रही है। उसकी बहुत बड़ी समस्या आ रही है पूरे प्रदेश में ही। तो उसके बारे में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि जो लिंग मतलब बछिया पैदा हो सकती हों, अधिक से अधिक बछड़ों की संख्या कम हो, इस तरह की कोई? ये हर हॉस्पिटल पे स्कीम शुरू हो गई है कि अब सेक्स सीमन आ गया है हॉस्पिटल पे, कि अब उससे बच्चियाँ ही होगी। ये इसी समस्या के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी योजना चला रखी है अभी, तो सीमन भी स्टार्ट हो गया, योजना चालू है ये। तो अब जो सीमन हम लोग जो सेक्स सीमन आ गया है, वो बच्चियाँ ही उससे होगी। जैसा कि हमारे कुछ किसान भाई जानकारी चाह रहे थे कि जो बेरोज़गार युवा है उनके लिए कैसी संभावना है पशुपालन क्षेत्र में। हम पशुओं के अलावा, जिसमें ज़मीन की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, जैसे दूसरे व्यवसाय अपना सकते हैं पशुपालन से जुड़े हुए, जैसे मुर्गी पालन है, सूकर पालन है, बकरी पालन है, और अभी एक नई नस्ल की मुर्गी आई है कड़कनाथ। तो कड़कनाथ मुर्गी भी पाल सकते हैं। वो देसी मुर्गी है, उसमें रोग बीमारी भी बहुत कम है, और उसमें हमारे जो युवा बेरोज़गार युवा है उनके लिए असीम संभावना है, और उसका जो मीट है वो भी अच्छे रेट पे बिकता है। लगभग एक मुर्गी 600 से 700 रुपये की बिक जाती है, और उसमें रोग बीमारी कम होने की वजह से नुकसान की संभावना कम है। सरकार ने दूध लेने के लिए कितना रेट वाजिब किया है? क्यों हमारे यहाँ पे लोकल जो डेयरी वाले होते हैं वो अपनी मनमर्जी का दूध लेते हैं, मतलब सैंपल पे मनमर्जी का लेते हैं, और उसमें बड़ा नुकसान होता है। नहीं, वो जो फैट के और आपेक्षिक घनत्व उसके आधार पर रेट तय किया जाता है। जैसे 60 नंबर पे या 6% फैट जिस दूध में होगी उसका रेट 35 रुपये किलो, 37 रुपये किलो है, और जैसे जैसे फैट की मात्रा दूध में बढ़ती जाती है उसी आधार पे हमारे दूध की कीमत भी बढ़ती चली जाती है। इसमें जैसे हमारे पास ज़मीन कम है, जैसे 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन में हम उसके साथ साथ अलग अलग IFS मॉडल बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो उसमें अपना सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम एक साथ कई काम, जैसे पशुपालन करते हैं, 2 पशु हम आसानी से उसके साथ में पाल सकते हैं खेती के। उसके साथ साथ हम मछली पालन का काम कर सकते हैं। यदि हम 100 वर्ग मीटर का एक तालाब बना ले, और तालाब के साथ साथ हम मुर्गी पालन का भी काम कर सकते हैं, बत्तख पालन का काम किया जा सकता है। उसमें वे तीनों काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पशुपालन से हमारे पशुओं से जो गोबर मिलता है, गोबर तालाब में डालने के बाद में हमारी मछलियों के काम आएगा। जो मुर्गी हमने पाली या बत्तख पाली, उससे भी हमारे जो तालाब है उसकी जो मीट उसमें डलेगी, वो मछलियों के खाने के काम आएगा। तो ऐसा करने से हमारा जो छोटा किसान है तो उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी हमारी कंटिन्यू बनी रहेगी।
यदि हमारा किसान भाई केवल खेती करता है तो खेती से हमें 1 साल में या 6 महीने में फसल मिलती है। तो यदि हम अलग अलग व्यवसाय करते हैं तो उनसे हमें निरंतर आमदनी मिलती रहेगी। हमारी आय एक निश्चित मोड में रहेगी, निश्चित हमारी आमदनी बनी रहेगी। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि एक मुर्गी फार्म खोल लो या एक तालाब बना लो मछली के लिए, खोलने से पहले किसान के द्वारा पुलिस पहुंच जाएगी? नहीं, उसका एक नियम है। जो बस्ती है, बस्ती से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हम बस्ती से कोई तो भी कम से कम व्यवसाय 1.5 करें, किलोमीटर दूरी पे है जी। क्योंकि जैसे हम मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में से कुछ रोग बीमारी हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक है। तो हम यदि निश्चित दूरी पे करेंगे तो उसमें और लाइसेंस लेकर काम को की शुरुआत करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये योजनाएं बताई हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन या और सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में किसानों को जानकारी नहीं, उसकी जानकारी इजीली कहाँ से प्राप्त हो सके? इस तरह का प्रशिक्षण गांव स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर कोई सरकार की योजना है ताकि उन्हें सरकार की जो जितनी योजना है उनका पता समय से लगता रहे? इसमें हम अपने आसपास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, मैं आपको बता दूं, हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और उसमें कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग विषयों के वैज्ञानिक लगभग 5 से 6 वैज्ञानिक नियुक्त किए जाते हैं। तो उसमें पशुपालन का यदि वहाँ पे वैज्ञानिक है तो पशुपालन से जुड़ी हुई जितने भी व्यवसाय है उनकी का प्रशिक्षण भी किसान भाइयों को समय समय पे दिया जाता है और जानकारी भी दी जाती है। जानकारी जैसे बकरी पालन का है तो बकरी पालन का समय समय पे आपको मखदूम में एक बड़ा सेंटर है, ऐसे ही IVRI बरेली है, NDRI करनाल है। तो इस तरह से आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी। आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे भी प्रशिक्षण ले सकते हैं और यदि लंबी अवधि का प्रशिक्षण आपको लेना है तो आपको का रजिस्ट्रेशन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा वहाँ उन सेंटरों पे कराया जा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। ये यूपी गवर्नमेंट जो पराग दूध खरीदती है उसकी कीमत फ़िलहाल 36 रुपये लीटर है, जो कि उत्पादक के लिए कम से कम 30% कम है। यदि इस कारोबार को हम बना के देखें नक्शा ठीक से तो उसमें माइनस में जाते हैं। तो सरकार इस तरफ थोड़ा ध्यान दे, चूँकि बिक्री का कहीं से कोई कीमत नहीं घटी है और ख़रीद कीमत 20-25% घटा दी गई है। थोड़ा इस पर ध्यान दें। और एक दूसरी बात, जब ये सरकार बनी थी तब एक लेटर हमारे पास आया था पराग की तरफ से ही कि आप दूध गाय का और भैंस का अलग अलग कलेक्शन करें और गाय के दूध पे 5 रुपये सब्सिडी मिलेगी। उसके लिए प्लांट बनाए गए हैं, एक कन्नौज में, एक प्रतापपुर में, लेकिन उस पता नहीं योजना का क्या हुआ। ये किसानों को नुकसान की बात है। तो आज इस कार्यक्रम में हमने जाना किस तरीके से राष्ट्रीय पशुधन मिशन की अगर बात की जाए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और कैसे जो प्रयास हैं फलीभूत होते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो पशुपालक हैं उनका मानना ये भी है कि अभी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्याओं के समाधान के लिए ना सिर्फ हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा बल्कि जो विशेषज्ञ हैं हमारे वो लगातार अनुसंधान शोध करते हैं, कोशिश में यही रहते हैं कि जो समस्याएँ हैं उनका जल्द से जल्द समाधान हो और पशुपालन के ज़रिए हमारे किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सके। हम भी यही उम्मीद करते हैं ना सिर्फ पशुधन मिशन में जो पशुधन है उसका विकास होगा बल्कि इसके ज़रिए हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, इनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। तो आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।